गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मसल कॉन्ट्रैक्शन में स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर की बात की थी हमने। इसमें मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर की बात की थी। इसमें ये बता रहे थे कि एच जोन के अंदर सिर्फ थिक फिलामेंट्स होते हैं, जिसमें इनका ओरिएंटेशन ट्रायंगुलर होता है, त्रिकोणीय। आई बैंड के अंदर सिर्फ थिन फिलामेंट्स होते हैं, इनकी व्यवस्था षटकोणीय या हेक्सागोनल होती है। ए बैंड के अंदर दोनों प्रकार के पाए जाते हैं फिलामेंट्स, थिक और थिन। एक जो 3 थिक फिलामेंट्स के बीच में एक थिन फिलामेंट होता है, 6 थिन फिलामेंट्स के बीच में एक थिक फिलामेंट होता है। ये थिक फिलामेंट्स हैं, ये रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं। ये थिन फिलामेंट्स हैं। ये रिलैक्स्ड अवस्था है। एक मसल फाइबर के अंदर लंबाई में जो बहुत सारे सार्कोमेर जुड़े हुए हैं, तो जेड लाइन के बीच की अवस्था को हम कह देते हैं एक सार्कोमेर। अब संकुचित अवस्था में ये देखेंगे कि जो ए बैंड है, इसकी लंबाई उतनी ही है, परंतु जो ए बैंड है इसकी लंबाई कम हो जाती है। आई बैंड की चौड़ाई कम हो गई है, इसकी यहाँ देख सकते हैं। और जो थिन फिलामेंट्स थे, ये अभी यहाँ तक थे और इसमें ये एच जोन तक चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये थिन फिलामेंट्स जेड लाइन के साथ में अंदर की तरफ धकेल दिए जाते हैं, पुल किए जाते हैं दोनों तरफ से, जिससे कि संकुचन होता है। थिक और थिन फिलामेंट्स हैं, ये पोलराइज्ड होते हैं। जो एक मायोसिन मॉलिक्यूल है, ये लार्ज प्रोटीन होती है, जो 500 किलो डाल्टन्स की मोलिकुलर वेट होता है। प्रत्येक के अंदर 2 गोलाकार या ग्लोबुलर हेड होते हैं, जो कि एक छड़ या टेल से जुड़े हुए रहते हैं। जो हेड्स को हम क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, जो कि थिक फिलामेंट की रीढ़ की हड्डी या बैकबोन बनाते हैं। मायोसिन के पॉलीमराइजेशन या आपस में एक दूसरे से जुड़ने के लिए जो टेल्स हैं वो अंदर की तरफ रहती हैं थिक फिलामेंट के, और जो हेड्स हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जिससे कि अगर हम थिक फिलामेंट को मध्य से काटें एच जोन से, तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनते हैं। जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, ये बेयर जोन पॉइंट के ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। ये है मायोसिन मॉलिक्यूल, जिसमें ये इस तरफ है, ये उस तरफ है, जेड लाइन की तरफ। ये इनके ग्लोबुलर हेड हैं, क्रॉस ब्रिजेस। ये एक सिंगल मायोसिन मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर ये इसको टेल कहते हैं, ये हैवी चेन भी बोलते हैं, ये लाइट चेन है, ये इसका हेड है, इसको क्रॉस ब्रिज कहते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है 2 साइड्स होती हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइड और एटीपी बाइंडिंग साइड। से एक्टिन से जुड़ने का स्थल और एटीपी से जुड़ने का स्थल। प्रत्येक एक्टिन मॉलिक्यूल एक ग्लोबुलर या गोलाकार प्रोटीन है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 42 किलो डाल्टन होता है, और प्रत्येक को जी एक्टिन कहते हैं। इसको जी एक्टिन मॉलिक्यूलर जो ये मोनोमर्स हैं, आपस में जुड़कर एक चेन या श्रृंखला बनाते हैं, जिसे एफ एक्टिन कहते हैं या फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं। 2 इस प्रकार की चेन
या श्रृंखलाएं एफ-एक्टिन की एक दूसरे के चारों तरफ वाइंड होकर एक सर्पिल या हेलिक्स बनाती हैं। ये जी एक्टिन के मॉलिक्यूल्स भी थिन फिलामेंट्स में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जैसे कि इनकी ओरिएंटेशन जेड डिस्क की तरफ रहे। इस पोलराइज्ड व्यवस्था का थिक और थिन फिलामेंट्स के होने के कारण क्रॉस ब्रिजेस थिन फिलामेंट के कॉन्टैक्ट्स में आ सकते हैं, जिससे कि ये क्रॉस ब्रिजेस थिक फिलामेंट्स के थिन फिलामेंट को अंदर की तरफ एक पतवार की तरह पुल कर सकें या खींच सकें सारकोमेर के सेंटर की तरफ। थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट का डायग्राम है जिसमें ये जो श्रृंखला बनाई हुई है इसकी गोलाकार ये जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में सर्पिल व्यवस्था में व्यवस्थित हैं। ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन की बात बाद में करेंगे। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये मायोसिन जो हेड है साइक्लिकली या चक्रीय अवस्था में एक्टिन मॉलिक्यूल से जुड़ता रहता है और ये लट्टू की भांति स्विवल होता है, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज करता रहता है, जिससे कि ये एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ पुल कर सके। प्रत्येक मायोसिन हेड में दो बंधक स्थल या बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक एक्टिन के लिए और दूसरी एटीपी के लिए। जो बाइंडिंग साइट होती है एटीपी के लिए, उसमें एटीपीएज की एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जो कि एटीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एटीपी में परिवर्तित कर देता है या कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी है ये क्रॉस ब्रिज के पावर एक्शन में काम करती है। ये जो साइकिल है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस का, मसल कॉन्ट्रैक्शन का, वो इस प्रकार है। पहले स्टेप में जो मायोसिन हेड है ये एक्टिन से जुड़ा हुआ रहता है, परंतु एटीपी से जुड़ा हुआ नहीं रहता। ये जो इसको कहते हैं रिगर कन्फर्मेशन। रिगर का मतलब मृत। जैसा कि रिगर मोर्टिस के डेड व्यक्ति के मसल्स में होता है या किसी दूसरे एनिमल के अंदर, जिसमें कि मायोसिन हेड है वो एक्टिन से जुड़ा हुआ रहता है, ये एटीपी की कमी के कारण होता है। एटीपी की आवश्यकता होती है इस मायोसिन के हेड को एक्टिन से अलग करने के लिए। लाइफ के अंदर जो क्रॉस ब्रिज की जो रिगर स्टेज होती है, रिगर स्टेज का मतलब एक्टिन से जुड़े होने की स्टेज, ये छोटी होती है क्योंकि जो मायोसिन हेड है वो जल्दी ही एटीपी से जुड़ जाता है, जिससे कि मायोसिन हेड एक्टिन से अलग हो जाता है। ये आवश्यक है कि जो मायोसिन का इससे एक्टिन से अलग होना, ये आवश्यकता होती है एटीपी की इससे मायोसिन से जुड़ने की, परंतु इसमें एटीपी की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरे स्टेप में जब मायोसिन का हेड अलग हो जाता है तो ये एटीपी को एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में हाइड्रोलाइज कर देता है, अलग परिवर्तित कर देता है। इससे मायोसिन के हेड में एक एंगल में चेंज आता है जिसे कोकिंग कहते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस के साथ साथ ही होता है, परंतु एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये हेड से जुड़ा हुआ रहता है। जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के हाइड्रोलाइसिस में, ये इस मायोसिन एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स में स्टोर रहती है। ये जो कॉम्प्लेक्स है अब एक्टिन से जुड़ता है, जिससे कि एक्टिन मायोसिन एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जो इनिशियल बाइंडिंग होती है एक्टिन से मायोसिन की, वो
कमज़ोर होती है, परंतु जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाती है इस कॉम्प्लेक्स से, तो ये बाइंडिंग पावरफुल हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इससे पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है। जो मायोसिन का हेड है ये स्विवल होता है, जिससे कि ये जिस एक्टिन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है उसको अंदर की तरफ पुल करता है, अंदर की तरफ खींचता है। जब इस पावर स्ट्रोक का एंड हो जाता है, एडीपी मायोसिन से रिलीज हो जाती है और मायोसिन हेड एक्टिन से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि अवस्था नंबर 1 आ जाती है। तो इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है, 1 2 3 4 5 6। अब इस फिर वही एटीपी की आवश्यकता पड़ती है एक्टिन को, मायोसिन हेड को एक्टिन से अलग करने के लिए, और फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ये थी पहली अवस्था, रीगर अवस्था, जिसमें जो एक्टिन मॉलिक्यूल से ये जुड़ा हुआ है मायोसिन का हेड, परंतु एटीपी बाइंडिंग साइट से एटीपी जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरी अवस्था में जब ये एटीपी इससे जुड़ जाता है तो ये क्रॉस ब्रिज या हेड है जो मायोसिन का, इस एक्टिन मॉलिक्यूल से अलग हो जाता है। तीसरी अवस्था में बताया था कि हमने एटीपी को मायोसिन के अंदर जो एटीपीएस है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में परिवर्तित कर देता है, और ये दोनों चीज़ें इससे जुड़ी हुई रहती हैं। जुड़ी हुई रहने के बाद अब ये जो मायोसिन हेड है इसमें स्विबल होता है, जैसा कि देख रहे हैं ये हेड ऐसे था, अब ये गति करके मूव करके स्विबल करके इस प्रकार हो गया। अब ये पावर स्ट्रोक में इस अवस्था से इसको खींचकर इसने ऐसे धकेल दिया है, अंदर की तरफ सार्कोमेर के एच जोन की तरफ धकेल दिया है। और ये लास्ट स्टेज है जिसमें कि एडीपी अलग हो जाता है और ये पुरानी अवस्था 1 नंबर वाली आ जाती है। फिर एटीपी जुड़ेगा और ये साइकिल इस प्रकार चलता रहेगा और ये मूवमेंट इनका अंदर की तरफ होता रहेगा। थैंक्स।